हेलो। अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है, हो सकता है वो थोड़ा लेंदी भी हो जाए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आज हम कंपोनेंट्स को थोड़ा और जो है ना डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो हम कैसे खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ऐप कंपोनेंट होता है वो हमारा रूट कंपोनेंट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या हम अपना रूट कंपोनेंट बना सकते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, और जो उसके अंदर एट द रेट कंपोनेंट का डेकोरेटर लगा होता है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, और थोड़ा बहुत डेकोरेटर्स भी देखेंगे हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग काम कर रहे थे, मेरा ख्याल है मेरे ही फोल्डर के अंदर कर रहे थे। नहीं, एंगुलर के नाम से बनाया था मैंने। किस नाम से? हाँ, एंगुलर के नाम से बनाया था। ठीक है, तो इधर आके हम सीएमडी ओपन करते हैं, और सीएमडी ओपन करने के बाद क्या कमांड है आपके एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने की? वेस एनजी न्यू। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं कंपोनेंट्स के नाम से, ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट बन रहा है, जब तक हम इससे पहले सेट कर देते हैं। ठीक है, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट बन रहा है थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये डेकोरेटर असल में होता क्या है एंगुलर के अंदर। ठीक है, इन एंगुलर डेकोरेटर्स आर फंक्शंस। ये क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, और ये डायरेक्टिव्स को और कुछ इंटरफेसेस को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, उनको भी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। दैट आर यूज टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अ क्लास एंड देयर मेंबर्स। डेकोरेटर का काम क्या होता है? जो आपकी क्लास है, यानी क्लास यानी वो कह रहा है कंपोनेंट को, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना टाइपस्क्रिप्ट से क्लास को एज अ कंपोनेंट। कैसे? एज अ कंपोनेंट। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि जो डेकोरेटर्स होते हैं वो आपकी क्लास और आपके क्लास के मेंबर्स के बिहेवियर को एक्स्ट्रा बिहेवियर देने के लिए यूज होते हैं। बेसिकली यहाँ लिखा हुआ नहीं है। और एक और टर्म आप देखोगे, मेटा डेटा, कि आपके कंपोनेंट्स को मेटा डेटा देने के लिए यूज किए जाते हैं, या आपकी क्लासेस को मेटा डेटा प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसी को पता है मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा को अगर सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं डेटा ऑफ डेटा। यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन जो किसी सोर्स के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन बताती हो, उसे मेटा डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि डेकोरेटर एक ऐसा पीस ऑफ फंक्शन है जो मेरे क्लास के या उसके मेंबर्स के बारे में पूरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे बताएगा। ये कहलाता है डेकोरेटर। क्या कहलाता है? डेकोरेटर। ठीक है, दे प्रोवाइड अ वे टू ऐड metadata और अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस टू योर कोड एलिमेंट्स इन एंगुलर। डेकोरेटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू डिफाइन कंपोनेंट्स, सर्विसेज, डायरेक्टिव्स, पाइप्स, मॉड्यूल्स एंड मोर। अच्छा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, सर्विसेज, डायरेक्टिव, पाइप्स, मॉड्यूल्स, ये वो क्या होते हैं। लेकिन हमने एक चीज पढ़ रखी है कि कंपोनेंट्स, मतलब ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं कंपोनेंट्स के साथ, पाइप, सर्विसेज, मॉड्यूल्स के साथ बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, और ये उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनते हैं, यानी उन्हें मुकम्मल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपके पास एक डेकोरेटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और उस डेकोरेटर का नाम था एट द रेट कंपोनेंट। ये भी एक फंक्शन था। ये क्या था? एक ई फंक्शन। ये ही डेकोरेटर बेसिकली आपकी उस नॉर्मल कंपोनेंट की क्लास को एक कंपोनेंट बनाता है, उसकी पूरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है कि जब ये कंपोनेंट कॉल होगा तो क्या क्या रन होगा इस कंपोनेंट का। ठीक है, तो कंपोनेंट की जितनी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो कौन सा डेकोरेटर रखता है? एट द रेट कंपोनेंट का डेकोरेटर होल्ड कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट बन गया होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके पास बन चुका है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में, और वीएस कोड में ओपन करने के बाद सबसे पहले कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन। रन कैसे करते हैं? मेरा ख्याल है किसी ने क्या वीएस कोड रीसेट कर दिया है, या देखते हैं एक सेकंड। लैंगुलर लैंग्वेज सर्विस हमारी शायद, हाँ, इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास सोर्स में सबसे पहला जो रूट कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? वैस ऐप का होता है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ग्लोबल फाइल जो सर्व हो रही होगी, और ये रेंडर करती है किस कंपोनेंट को? ऐप को। यानी कि जितना कुछ काम ऐप में किया जाएगा वो यहाँ पर रेंडर हो रहा होगा, और ये रेंडर यहाँ होगा, इसकी इजाजत मेन डॉट टीएस देती है इसे। यहाँ पर देखो ये रेंडर हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई और कंपोनेंट रेंडर हो तो फिर वो भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में रेंडर हो सकता है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में रेंडर हो सकता है। अब ऐप कंपोनेंट को अगर हम खोलते हैं तो हमें यूजुअली हर कंपोनेंट की मेन 4 फाइल्स मिलती हैं, बाकी इसमें 2 फाइल्स एक्स्ट्रा हैं जो राउट की और कॉन्फ़िगरेशन की है। वो कंपोनेंट का पार्ट कह सकते हो, लेकिन ये पूरी एप्लीकेशन का ही पार्ट होती है दोनों फाइल्स, क्योंकि राउट्स पूरी एप्लीकेशंस के लिए मैनेज हो रहे होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी
पूरी एप्लीकेशन के लिए हो रही होती है। तो ऐप की जो मेन चार फाइल्स हैं, ऐप सी एस एस, ऐप एच टी एम एल, ऐप स्पेक डॉट टी एस और ऐप टी एस। जैसे ही मैं ऐप टी एस को खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन देखने को मिलता है @ कंपोनेंट के नाम से, जो कहलाता है डेकोरेटर। क्या कहलाता है? डेकोरेटर, जो इस ऐप क्लास के एक्स्ट्रा बिहेवियर्स या उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, या उसे बताता है कि एक कंपोनेंट है, या उसे बताता है कि जब ये ऐप क्लास कॉल कराई जाएगी तो किस नाम से कराई जाएगी, उसकी HTML फाइल कौन सी होगी, उसकी CSS फाइल कौन सी होगी, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो रहे होंगे। तो ये सब कौन बताता है? कंपोनेंट का डेकोरेटर बता रहा होता है इस कंपोनेंट की टाइपस्क्रिप्ट फाइल को। अगर ये ना हो तो ये एक कंपोनेंट है ही नहीं। बात समझ आ रही? फिर आपको HTML में जाकर CSS लिंक करनी पड़ेगी, टाइपस्क्रिप्ट लिंक करनी पड़ेगी, जो क्या है हमारे पास पॉसिबल। टाइपस्क्रिप्ट तो हम कैसे लिंक करेंगे जब तक उसे जावास्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल ना कर दें। चलो CSS एक वक्त को कर भी देंगे, लेकिन हमारे पास क्या दिए गए हैं? हमें ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं जो हमारे काम को क्या कर देते हैं, इजी बना देते हैं। हमें HTML में कोई लिंक लगाने की जरूरत नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई अलग से चीज करने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस हमारी इस पूरे कंपोनेंट की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऐप कंपोनेंट क्रिएट हुआ हुआ है, क्या मैं अपना कंपोनेंट बना सकता हूँ? रूट कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। रूट कंपोनेंट तो एक ही बना हुआ है ना अभी, ऐप। इसके अंदर हम मजीद कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो वो रूट तो नहीं होता ना। रूट कंपोनेंट तो एक ही है, कौन सा? ऐप। ऐप को रूट कंपोनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मेन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में लोड होता है। अगर कोई ऐसा कंपोनेंट जो मेन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में लोड करवा दो तो वो रूट कंपोनेंट बन जाएगा, यानी जड़ बन जाएगा आपके एप्लीकेशन का। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट जनरेट करूं, कंपोनेंट कैसे जनरेट करते हैं? एनजी जीसी। अच्छा, अब आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे मैं होम बनाऊं, ठीक है, तो आपके पास वो बनते हैं ऐप के अंदर। किसमें बनते हैं? अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल सोर्स में डायरेक्टली बनाना है, मुझे कंपोनेंट सोर्स में डायरेक्टली, मुझे ऐप के बाहर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? यहां पर मैं लिखूंगा ngGC और अपने कंपोनेंट के नाम से पहले डॉट डॉट स्लैश डालूंगा। डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है एक डायरेक्टरी बाहर आ जाओ, एक डायरेक्टरी बाहर आके बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ मेन। क्या नाम दे दिया? यानी ये कंपोनेंट बनेगा मेन के नाम से। आओ चेक करते हैं क्या ये बाहर बनता है नहीं बनता। देखो बाहर बन गया मेन कंपोनेंट ऐप के। ठीक है। अब यहाँ देखो इसकी भी वही मेन चार फाइल्स हैं। ठीक है, इसकी भी HTML है, टाइपस्क्रिप्ट है, सब कुछ है। अब यहाँ पर मेन डॉट टीएस में जो रूट कंपोनेंट होगा वो बोल रहा है वो कौन होगा? ऐप होगा। अगर मैं मेन डॉट टीएस में जाऊं तो मेन डॉट टीएस की क्लास का नाम क्या है? मेन है। क्या नाम है? मेन। अगर मैं अपने इंडेक्स सॉरी मेन डॉट टीएस को आकर बोलूं, सॉरी मेन डॉट टीएस को यहाँ पर आके बोलूं कि भाई आपने किसको लोड करना है? मेन को लोड करना है। किसे लोड करना है? मेन को, जो आपको मिल रही है मेन कंपोनेंट की मेन टीएस से। ठीक है। और यहां पर इसका सेलेक्टर देखूं क्या है? ऐप मेन। क्या सेलेक्टर है? ऐप मेन। और अपनी मेन डॉट टीएस में आकर, सॉरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आकर, जहां पर ऐप रूट कॉल हो रहा था यानी ऐप कंपोनेंट, यहां पर मैं किसे कॉल कर दूं? ऐप मेन को। तो अब मेन का सॉरी रूट कंपोनेंट कौन कहलाएगा? मेन का कंपोनेंट कहलाएगा। कौन सा रूट कंपोनेंट कहलाएगा? अब ऐप रेंडर ही नहीं हो रहा, ऐप कहीं पर भी रेंडर नहीं हो रहा, ऐप का कोड कहीं पर भी नहीं जा रहा। बात समझ आ रही? अब अगर आप चाहते हो, हाँ पूछो। नहीं देखो, जब हम लोग कंपोनेंट जनरेट करते हैं ना, ठीक है, तो उसके डेकोरेटर में सेलेक्टर का नाम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, और ये एंगुलर का एक प्रीफिक्स है कि वो हर कंपोनेंट से पहले ऐप हाइफन लगा देता है। नाम आप रख सकते हो कुछ भी। ठीक है, आप यही देखोगे, होम बनाओगे तो ऐप होम रख देगा उसके सेलेक्टर का नाम, अगर नैव बार बनाओगे तो ऐप नैव बार रख देगा उसका नाम। ये एक स्टैंडर्ड प्रीफिक्स बना हुआ है एंगुलर के अंदर। ठीक है, हमने खुद से नहीं रखा है ये। ठीक है, चेंज कर सकते हो आप इसको, इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने मेन कंपोनेंट किसको बना दिया? इस मेन सॉरी रूट कंपोनेंट किसे बना दिया? इस मेन कंपोनेंट को बना दिया। तो अब पूरी एप्लीकेशन रेंडर वही होगी जो मेन में रेंडर हो रही होगी। अब ऐप का कोड यहाँ पर नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ यार ऐप में जो कुछ है वो रेंडर हो, तो मैं ऐप को कॉल करूंगा मेन कंपोनेंट के अंदर। और मेन कंपोनेंट खुद कहाँ कॉल हो रहा है? इंडेक्स डॉट HTML में। देखो कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पर देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैप बना के बताता हूँ। मैंने पहले एक कंपोनेंट बनाया हुआ था एंगुलर ने, जिसका नाम था ऐप कंपोनेंट।
ये रूट कंपोनेंट था। इसको रूट कंपोनेंट इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन की जो मेन डॉट टीएस की फाइल है, किसकी फाइल है, मेन डॉट टीएस की फाइल है, वो इसको डायरेक्टली रेंडर कर रही थी इंडेक्स की फाइल में। इस वजह से ऐप क्या कहलाता है, रूट कंपोनेंट कहलाता है, क्योंकि एप्लीकेशन पे डायरेक्टली ये कंपोनेंट रेंडर होता है। तो ये रूट कंपोनेंट कहलाता है। अब मैंने कहा यार सर मैं क्या अपनी मर्जी का रूट कंपोनेंट नहीं बना सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने एनजीजीसी करके एक मेन नाम से कंपोनेंट बना दिया। किस नाम से, मेन नाम से। इसकी भी चार फाइल है, HTML, CSS, टाइपस्क्रिप्ट और टेस्टिंग की। ठीक है। अब इसकी टाइपस्क्रिप्ट बेस का जो सिलेक्टर है वो है ऐप मेन। क्या सिलेक्टर है, ऐप मेन। और इस कंपोनेंट की क्लास का नाम क्या है, मेन। क्या नाम है, मेन। यहां देखो, आपके पास ये जो मेन कंपोनेंट है, इसकी मेन डॉट टीएस में इसकी क्लास का नाम क्या है, मेन है। ठीक है। तो जो आपकी एप्लीकेशन की मेन डॉट टीएस है, उसको आपने बताया कि आपने रूट कंपोनेंट किसको रेंडर करना है, मेन को। ठीक है। इससे इजाजत मिल गई इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को कि वो ऐप मेन को अपने पास रेंडर कर सके। तो जब अब आपके पास ऐप मेन रेंडर हो रहा है, तो अब ऐप रूट रूट कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट रूट कंपोनेंट नहीं है। अब कौन सा कंपोनेंट रूट है, मेन है। तो हम अपना भी मेन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। आओ इसे रन करके देखते हैं। एन- बेटा एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हम ऐप यूज करें। ठीक है। एनजी सर्व, ठीक है, एनजी सर्व किया, आपके पास एप्लीकेशन रेंडर हो गई जिसमें लिखा हुआ आ रहा है मेन वर्क्स, जबकि ऐप के अंदर कितना कुछ यूआई बना होता है बाय डिफॉल्ट, वो शो नहीं हो रहा। अगर आप चाह रहे हो वो भी इसमें शो हो, तो आपको अब ऐप कंपोनेंट को मेन कंपोनेंट में रेंडर करना पड़ेगा। किसमें रेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट रेंडर आप नहीं करोगे। ठीक है। तो अब हम आएंगे ऐप कंपोनेंट के HTML में, जिसमें इतना सारा कोड पहले से हो रखा है। अब ये कोड भी मुझे कहाँ शो करवाना है, अपनी यूआई पे। यूआई पे शो कराने का मतलब ये कोड जाना चाहिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। कहाँ जाना चाहिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कौन रेंडर हो रहा है, मेन। तो अगर मैं ऐप को मेन में रेंडर कर दूं तो यूआई पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अपने मेन कंपोनेंट की मेन डॉट टीएस में आता हूं, मेन कंपोनेंट की मेन डॉट टीएस में आता हूं, और यहां पर इंपोर्ट करता हूं अपने ऐप कंपोनेंट को। किसको इंपोर्ट करूंगा, ये मैंने अपना ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट कर दिया। क्यों इंपोर्ट करना जरूरी होता है, किसी भी एक कंपोनेंट में जब हम दूसरे कंपोनेंट को यूज कर रहे होते हैं, तो हमें उसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे कंपोनेंट को, ताकि परमिशन मिल जाए। क्या मिल जाए, परमिशन। और फिर हम इसको अपनी इंपोर्ट्स में भी पास करेंगे। किसमें पास करेंगे, अभी कह रहे हैं ऐप यूज नहीं हो रहा, वार्निंग दे रहा है, कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मेन डॉट एचटीएमएल में आकर ऐप रूट को क्या करना पड़ेगा, एज अ टैग कॉल करना पड़ेगा। एज अ टैग क्या कर दिया हमने, कॉल कर दिया। हमने अपनी मेन HTML के अंदर किसे रेंडर करवाया, ऐप को। और मेन HTML खुद का रेंडर हो रही है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। किस में रेंडर हो रही है, तो अब आपके पास सारी यूआई आपको नजर आएगी। अब आपको मेन का काम भी नजर आ रहा है और ऐप का काम भी नजर आ रहा है। ठीक है। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, अगर अभी भी कंपोनेंट को रेंडर करने में मुश्किल आ रही है तो बार बार पूछो, लेकिन इसको समझना है क्योंकि प्रोजेक्ट में काम आएगी और प्रोजेक्ट बनाना है इसको। अगर कंपोनेंट से समझ आएंगे तो है ही कंपोनेंट बेस्ड एंगुलर। किसी का XYZ कोई भी सवाल। अब मैंने रूट कंपोनेंट बदल के क्या कर दिया, मेन कर दिया। यूजुअली हम करेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, ये करके मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है। दो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है। हम एक ही रूट कंपोनेंट बनाते हैं, पूरी एप्लीकेशन रूट कंपोनेंट में रेंडर करते हैं, इंडेक्स पे लोड नहीं डालते हम। ठीक है। कर सकती हो बिल्कुल, आप चाहो आप नैव बार भी इसी में रेंडर कर दो, आप सब कुछ इसी में रेंडर कर दो, आपकी मर्जी। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जिस तरह से एंगुलर ने आपको फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर बना के दिया, मैं वो फॉलो करना है। फ्रेमवर्क का मतलब ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जो उन्होंने आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया उसे फॉलो करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है। तो अब हमारी जितनी एप्लीकेशन है वो बनेगी मेन में, यानी कि जितने कंपोनेंट्स हैं वो इन दी एंड कहाँ आ रहे होंगे, मेन के अंदर आ रहे होंगे, किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, मैं अपने प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ रीसेट। मेन को मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है। मेन डॉट टीएस अब आपके पास एग्जिस्ट। अब देखो मेन डॉट टीएस में अब ये एरर दे रहा है कि मेन मुझे नहीं मिल रहा। तो अब आपको रूट कंपोनेंट क्या बनाना पड़ेगा, वापस ऐप को बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा, और ये इंपोर्ट हम हटा देंगे। अब वापस से आपकी जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो चुका है, रीसेट। क्या रीसेट हो चुका है, नहीं, अभी भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या रेंडर हो रहा है, ऐप मेन रेंडर हो रहा है, जो कि एग्जिस्ट, वो तो मैंने डिलीट कर दिया। तो ऐप डॉट टीएस में सेलेक्टर क्या है,
ऐप रूट है तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में टैग भी क्या होगा, ऐप रूट का होगा। अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल रीसेट हो चुकी है अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था। अब आते हैं आपके पास कंपोनेंट्स की डेकोरेटर्स वगैरह के ऊपर, कि आपके जो कंपोनेंट्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अब ये मैंने आपको बताया एक फंक्शन है जिसे डेकोरेटर कहता है एंगुलर। क्या कहता है, डेकोरेटर इसलिए से कहता है, डेकोरेटर एंगुलर उन चीजों को या उन फंक्शंस को कहता है जो आपके क्लासेस या उनके मेंबर्स के मेटा डेटा या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रखते हो, या उन्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो या एक्स्ट्रा बिहेवियर प्रोवाइड करते हो। जैसे अगर मैं ये चीज हटा दूं, तो अब जो ऐप क्लास है वो तो एग्जिस्ट करती है, ऐप क्लास तो एग्जिस्ट, यानी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इसको कंपोनेंट बनाने वाली एक्चुअल चीज थी वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस ऐप क्लास को नहीं पता इसकी एचटीएमएल फाइल कौन सी है, इस ऐप क्लास को नहीं पता इसमें क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, इस ऐप क्लास को ये नहीं पता कि इसकी सीएसएस की फाइल कौन सी है, ये सारी चीजें से नहीं पता ना। इस ऐप क्लास को ये चीज पता है कि ये ऐप कंपोनेंट जब किसी एचटीएमएल फाइल में रेंडर होगा तो किस नाम से होगा, अगर डेकोरेटर हटा दिया तो डेकोरेटर क्या कर रहा है, इस कंपोनेंट को एक्चुअल में एक बिहेवियर प्रोवाइड कर रहा है कंपोनेंट वाला, इसीलिए इसे कहते हैं एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर। क्या कहते हैं, ठीक है। डेकोरेटर क्या, डेकोरेशन यानी सजावट, एक एक्स्ट्रा बिहेवियर प्रोवाइड कर दिया आपने, दीवार पहले भी थी आपने उसे सजा दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बिहेवियर आ गया कि जिससे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी दीवार पे आ गए। इसी तरह कंपोनेंट्स को भी हम डेकोरेट करते हैं यूजिंग डेकोरेटर्स, और डेकोरेटर्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी हम लोगों ने एक पढ़ा है एट द रेट कंपोनेंट, हम यूजुअली जब कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, एट द रेट पाइप है, एट द रेट इंजेक्टेबल है, एट द रेट डायरेक्टिव है, बहुत सारे डेकोरेटर्स आपके पास मौजूद हैं जिनके अलग अलग काम है कंपोनेंट्स को लेकर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अब यहां पर आपका जो डेकोरेटर है उसके बगैर कंपोनेंट बनता ही नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट को नहीं पता वो कैसे कॉल होगा, किस नाम से कॉल होगा, उसकी सीएसएस की फाइल कौन सी है, उसकी एचटीएमएल की फाइल कौन सी है, उसकी टाइपस्क्रिप्ट की सोर्स क्या है, उसकी इंपोर्ट्स क्या क्या है, उसे नहीं पता। और ये सब कौन बिहेवियर डिफाइन करता है, एट द रेट कंपोनेंट का डेकोरेटर, जो कि एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। और देखो ये हमें कहां से मिल रहा है, ये हमें एट द रेट एंगुलर स्लैश कोर की लाइब्रेरी से मिल रहा है, जो कि एंगुलर में बाय डिफॉल्ट मिलती है हमें। तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, अगर आप इसकी इंपोर्ट हटा दोगे तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सर ये एक फंक्शन है जो कि मुझसे एक ऑब्जेक्ट लेता है, क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में ये आपके कंपोनेंट का टेम्पलेट मांगता है आपसे, क्या मांगता है, टेम्पलेट से मुराद एचटीएमएल फाइल कौन सी होगी, सीएसएस क्या होगी, इंपोर्ट्स कौन कौन सी होंगी, सेलेक्टर का नाम क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको लाजमी देनी होती हैं और कुछ ऑप्शनल होती हैं, जिनमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो सिलेक्टर की, किसकी, selector key. The CSS selector that identifies this directive in a template and triggers instances of the directive. ये खैर थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, ठीक है। सेलेक्टर बेसिकली कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, ये जब किसी HTML फाइल में रेंडर होगा तो इसके टैग का नाम क्या बनेगा, ये सिलेक्टर होता है। क्या होता है, सेलेक्टर। और यूजुअली जो प्रीफिक्स आपके पास एंगुलर यूज करता है वो ऐप हाइफन की होती है, ऐप हाइफन और कंपोनेंट का नाम आ जाता है, यानी कि ऐप हाइफन रूट, मतलब ऐप कंपोनेंट को वो रूट कहता है, ऐप रूट। बाकियों में क्या आएगा, ऐप हाइफन नैव बार, ऐप हाइफन होम, लेकिन ऐप को क्या कहता है, ये ऐप हाइफन रूट कहता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेम्पलेट की, किसकी, टेम्पलेट। अच्छा सर अभी आप बोलेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ टेम्पलेट यूआरएल लिखा हुआ था, आपने टेम्पलेट लिख दिया। अभी समझाता हूँ। ये जो टेम्पलेट की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप डायरेक्टली एचटीएमएल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली एचटीएमएल लिख सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पर मैं एक H1 लगाता हूँ, ठीक है। H1 को मैंने यहाँ पर किया क्लोज, और यहाँ लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, क्या लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन पे आए और यहाँ देखो आपको क्या शो हो रहा है, इसका मतलब है मैं डेकोरेटर के अंदर पूरी एचटीएमएल भी लिख सकता हूँ। क्या मैं मल्टी लाइन एचटीएमएल लिख सकता हूँ, क्या मैंने H1 लगाया और मैं नीचे आके जो है ना यहाँ पर H2 लगा देता हूँ, क्या लगा दिया मैंने, एक H2 बना दिया सर, ठीक है। और इस H2 में लिख दिया मैंने हाई एंगुलर, ठीक है। अब ये दे रहा है एरर, क्योंकि ना आप ना सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में मल्टी लाइन एचटीएमएल नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको यूज करने पड़ेंगे बैकटिक्स। क्या यूज करने पड़ेंगे, बैकटिक्स, जो हम जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट एडिटर में यूज करते हैं, जो टैब की के ऊपर और एस्केप की के नीचे होते हैं कीबोर्ड में, टिल्टेड जो स्ट्रिंग्स होते हैं आपके पास, ये वाले, ये वाले। अगर आप इन्हें सिंगल कोटेशन की जगह इन टिल्स में रख दो तो आपकी मल्टी लाइन एचटीएमएल आप यहाँ पर
लिख सकते हो। देखो एरर गया। ठीक है। अच्छा वो ऊपर से हम लोगों ने दो लगाए हुए, एरर गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आपके पास दोनों H1 और H2 दोनों रेंडर हो रहे हैं। तो टेम्पलेट की प्रॉपर्टी एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप कंपोनेंट की पूरी HTML चाहो तो इसी में लिख दो, आपको HTML की फाइल की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे पास UI की फाइल बहुत बड़ी हो जाती है तो यहाँ मैसअप हो जाता है। तो इस वजह से हम टेम्पलेट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते। टेस्टिंग पर्पस के लिए कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल जब यूआई बना रहे होगे तो फिर आप डायरेक्टली इसमें HTML नहीं लिखोगे, फिर आप यहाँ पर उसकी HTML फाइल का पाथ दोगे। क्या दोगे? पाथ। और वो आप टेम्पलेट में नहीं दोगे, टेम्पलेट में नहीं दोगे, वो आप दोगे टेम्पलेट यूआरएल की प्रॉपर्टी में। टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल में क्या फर्क है? टेम्पलेट में डायरेक्ट HTML लिखी जाती है और टेम्पलेट यूआरएल में HTML फाइल का लिंक दिया जाता है, पाथ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास पाथ है app.html। अंडरस्टूड? ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास स्टाइल्स। क्या आते हैं? स्टाइल्स। अच्छा यहाँ पर ना तीन प्रॉपर्टीज हैं देखो स्टाइल्स की। एक है स्टाइल्स, स्टाइल्स प्रॉपर्टी में डायरेक्ट CSS लिखी जा सकती है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद है स्टाइल यूआरएल, इसके अंदर आप एक फाइल का यूआरएल दे सकते हो CSS की। कितनी? अब हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, मैं मल्टीपल फाइल्स लगाना चाह रहा हूँ एक ही कंपोनेंट के ऊपर, तो वहां पर मैं स्टाइल यूआरएल्स का यूज करूंगा जो कि मुझसे एरे ऑफ लिंक्स लेता है। क्या लेता है? एरे ऑफ लिंक्स, जिसमें मैं मल्टीपल CSS की फाइल्स भी एक साथ डिफाइन कर सकता हूं। तो तीनों में फर्क समझ आ गया। अब यहाँ पर स्टाइल्स लगाते हैं। अच्छा यहाँ पर ना वापस से टेम्पलेट लगाता हूँ, और टेम्पलेट लगाने के बाद इसके अंदर मैं एक H1 बना देता हूँ अगेन। ठीक है, ये H1 बनाया, इसके अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया। क्लियर है? अब स्टाइल्स में आने के बाद इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक स्टाइल लगाऊंगा, यानी H1 के ऊपर कलर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कलर। हमें पता है सिलेक्टर कैसे लिखते हैं CSS में, इस तरह से। ठीक है, और प्रॉपर्टी बनाते हैं कलर कॉलन रेड लाइट सपोज। स्टाइल लिख दिया, आओ चेक करें कलर आ गया। तो स्टाइल्स प्रॉपर्टी जो कि एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर की प्रॉपर्टी है, इसमें डायरेक्टली HTML के ऊपर स्टाइल्स यहीं पर लिखे जा सकते हैं, और मल्टी लाइन करना होगा तो फिर बैकटिक्स लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? जैसे अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाह रहे हो नीचे की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह, तो आप यहां पर लगा दोगे बैकटिक्स। डन है सर? ठीक है, तो इस तरह से आप स्टाइल्स प्रॉपर्टी में CSS भी लिख सकते हो, टेम्पलेट में HTML भी। लेकिन यूजुअली ये UI के जो कोड्स होते हैं ये ज्यादा बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, यहाँ मैसअप ना हो तो हम क्या पास करते हैं? फाइल्स के लिंक्स देते हैं। क्या देते हैं? फाइल्स के लिंक। तो मैं स्टाइल और टेम्पलेट की जगह टेम्पलेट यूआरएल यूज करूंगा, जो मुझसे इस कंपोनेंट की HTML फाइल का क्या लेगा? पाथ लेगा। ठीक है, और उसके बाद स्टाइल्स यूआरएल दूंगा, अगर सिंगल यूआरएल है तो, अगर ज्यादा है तो स्टाइल यूआरएल्स। ठीक है, फिर ऐसा आ जाएगा, और डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS। ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं लेट सपोज NGGC navbar। क्या रख रहा हूं? NGGC navbar, जो कि आपके ऐप के अंदर बन जाएगा। ये navbar बन गया। अब इस navbar के अंदर HTML में लिखा हुआ navbar works, इसका मतलब रेंडर होगा तो ये लिखा हुआ आएगा। अब मैं चाह रहा हूं ऐप की जो HTML फाइल है ना, इसके अंदर navbar रेंडर हो जाए। क्या रेंडर हो जाए? navbar। तो जो navbar है उसकी जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, उसके कंपोनेंट डेकोरेटर में उसके सेलेक्टर का नाम क्या है? ऐप navbar, जिसको मैं अगर ऐप HTML में रेंडर करना चाहता हूं तो एज अ टैग इस्तेमाल करूंगा। अब ये मुझे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि आपने ऐप की टाइपस्क्रिप्ट फाइल को या ऐप के कंपोनेंट को ये नहीं बताया कि आप ऐप navbar को इस्तेमाल करोगे। तो यहां पर आप आओगे ऐप की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, और यहां पर रजिस्टर करोगे ऐप के navbar कंपोनेंट को। ठीक है, तो इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले किसको? बस navbar के कंपोनेंट को। और फिर रजिस्टर करने के लिए इस डेकोरेटर को बताने के लिए कि इसकी HTML फाइल में navbar इस्तेमाल होगा, यहां पर एक और प्रॉपर्टी का यूज होता है जिसका नाम है इंपोर्ट्स। या सिंपल फॉर्म में, जो कुछ किसी भी कंपोनेंट में इंपोर्ट होगा वो इस इंपोर्ट्स प्रॉपर्टी के एरे में रजिस्टर होगा। सिर्फ ऊपर इंपोर्ट करना काफी नहीं, ये रजिस्टर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने रजिस्टर कर दिया किसको? navbar। जैसे रजिस्टर किया आपका एरर चला गया और आपके पास ऐप navbar रेंडर हो चुका है। क्लियर है? तो ये पांच प्रॉपर्टीज ऐसी हैं आपके कंपोनेंट डेकोरेटर की जो आपको लाजमी पता ही होनी चाहिए। सॉरी, चार है। ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती थी, स्टैंड अलोन। इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स होती थी।
ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि स्टैंड अलोन क्या चीज है। नोटपैड खोलते हैं। जो आपके कंपोनेंट्स है ना, वो तो काफी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेनली दो टाइप्स हैं वो ये है कि आपके पास एक कंपोनेंट होते हैं स्टैंड अलोन, और एक होते हैं आपके पास एनजी मॉड्यूल कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट्स? एक कंपोनेंट टाइप होती है स्टैंड अलोन की, और एक होती है एनजी मॉड्यूल। ठीक है। एंगुलर 17 से पहले, किससे पहले? एंगुलर 17 से पहले आपके पास जितने भी, सॉरी, एंगुलर 17 कह रहा हूं, एंगुलर 14 से पहले आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स होते थे वो एनजी मॉड्यूल कंपोनेंट्स होते थे। कौन से कंपोनेंट्स होते थे? एनजी मॉड्यूल कंपोनेंट्स होते थे। इसका इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि पहले एंगुलर में एक फाइल आती थी जिसे हम कहते थे ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। कौन सी क्लास कौन सी फाइल आती थी? ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। ये बेसिकली ऐसी फाइल होती थी एंगुलर के प्रोजेक्ट में जो कि पूरी एप्लीकेशन में यूज होने वाली सर्विसेज और कंपोनेंट्स को रजिस्टर करने के लिए यूज होती थी। किसके लिए यूज होती थी? रजिस्टर। ये बेसिकली वो पेरेंट फाइल होती थी पूरी ऐप की, जो बताती थी कि इस पूरी एप्लीकेशन में फलाना कंपोनेंट यूज होगा, फलाना कंपोनेंट यूज होगा, फलानी सर्विस यूज होगी। तो हम सारी सर्विसेज और कंपोनेंट्स को इसमें रजिस्टर करते थे। जबकि अब जो बिहेवियर है, अब वो बिहेवियर ये कहता है कि आप जिस कंपोनेंट में जिसे इंपोर्ट कर रहे हो उसी के अंदर उसे रजिस्टर करो। तो एनजी मॉड्यूल, बेसिकली मॉड्यूल किसे कहते हैं? मॉड्यूल एक तरह का ना, आप समझो ब्रीफ केस या कंटेनर है, जो कि कंपोनेंट्स, सर्विसेज, पाइप्स इनको होल्ड करता है, या इनकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को होल्ड करता है कि भाई एप्लीकेशन में ये पाइप्स, ये सर्विसेज, या ये मॉड्यूल्स जो है वो रजिस्टर होंगे और ये इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे मॉड्यूल में तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे एंगुलर 14 से पहले। लेकिन एंगुलर 14 के बाद फिर स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स आपके पास क्या कर दिए गए? इंट्रोड्यूस कर दिए गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि एनजी मॉड्यूल वाले कंपोनेंट्स खत्म हो गए। ठीक है, वो भी थे और स्टैंड अलोन भी। तो हमें क्या करना पड़ता था? वो कंपोनेंट्स जो हम चाहते हैं हमें एनजी मॉड्यूल में रजिस्टर करना ना पड़े, वो इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, स्टैंड अलोन हो। तो उनमें हम डेकोरेटर्स में स्टैंड अलोन ट्रू लिख देते थे, तो हमें रजिस्टर करना नहीं पड़ता था। लेकिन बाकी कंपोनेंट्स को फिर ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में हमें रजिस्टर करना पड़ता था। आज आप देखो एंगुलर 21 का प्रोजेक्ट बनाया है, आज आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस की फाइल दिखेगी नहीं, क्योंकि वो एंगुलर 17 के बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी। लेकिन हम क्रिएट कर सकते हैं उस ऐसा पुराना स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम लार्जर सिस्टम्स को क्रिएट करेंगे, जहां पर हमें मैनेज या ऑर्गेनाइज करना होगा। ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस क्या होती थी? जितने भी कंपोनेंट्स होते थे वो एनजी मॉड्यूल कंपोनेंट्स होते थे, और एनजी मॉड्यूल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते थे जो डिपेंडेंट होते थे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पर। किस पर? ये फाइल होती थी। इस फाइल के अंदर आपको तमाम एनजी मॉड्यूल कंपोनेंट्स को रजिस्टर करना पड़ता था, ताकि आप इसे एप्लीकेशन में यूज कर सको, अलाउड करवा सको, परमिशन ले सको, परमिट ले सको। ठीक है। लेकिन एंगुलर 14 के बाद स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स आए, जिसमें आप अपने कंपोनेंट को इंडिपेंडेंट बना सकते हो कि उसको यूज करने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और एंगुलर 17 के बाद ये चीज खत्म कर दी गई कि ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। अब जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं ज्यादातर 95% केसेस में वो स्टैंड अलोन ही होते हैं। ठीक है। एंगुलर 18 या 19 का जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे, तो हमें ये तब भी बताना पड़ता था कि ये कंपोनेंट स्टैंड अलोन है। लेकिन एंगुलर 20 के बाद, 20 और 20 के बाद अब हमें बताना नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे कंपोनेंट्स क्या हैं? स्टैंड अलोन है, इंडिपेंडेंट है। उन्हें किसी और की रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर उस कंपोनेंट को इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं। इसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो हमने इंपोर्ट किया और फिर हमने इंपोर्ट्स में बता दिया कि नैपबार को हमने इंपोर्ट किया। अगर मैं ये ना करूं तो रजिस्टर नहीं होगा, और फिर मैं रेंडर भी से नहीं कर सकता। ऐसे ही नबी का। ठीक है। ऐप डॉट एचटीएमएल में ऐप नैव बार तभी इस्तेमाल कर पाऊंगा जब ऐप टीएस के अंदर अपने नैव बार को क्या करूंगा? रजिस्टर करूंगा। पहले ये सब रजिस्टर होते थे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में। किसमें? ठीक है। अब सारे स्टैंड अलोन है, तो किसी को भी कहीं पे भी इंपोर्ट करो, रजिस्टर करो, मर्जी आपकी। क्लियर है? एट द रेट कंपोनेंट का डेकोरेटर समझ आया? स्टैंड अलोन और एनजी मॉड्यूल समझ आ गया? मॉड्यूल किसे कहते हैं? ऐसा ब्रीफकेस या कंटेनर जहां पर हम अपने कंपोनेंट्स, पाइप, सर्विसेज को क्या करते हो? रजिस्टर करते हो, या परमिशन चाहिए हो अगर आपको ऐप के अंदर, या पूरी ऐप के अंदर जो चीज इस्तेमाल होगी। बट अब नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो एंगुलर है उसने स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। ये चीज सबको समझ आ गई? ठीक है।
हमने आज मेन कंपोनेंट बनाना सीखा, डेकोरेटर पूरा पढ़ा, एट द रेट कंपोनेंट का आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बगैर कंपोनेंट कंपोनेंट होगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो इस क्लास को कैसे पता चलेगा सेलेक्टर क्या है, इस क्लास को कैसे पता चलेगा सीएसएस की फाइल कौन सी है, एचटीएमएल की फाइल कौन सी है, या इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। तो डेकोरेटर कंपलसरी है हर कंपोनेंट के अंदर, कौन सा, एट द रेट कंपोनेंट। ठीक है।